कांग्रेस की तरफ से लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी जी को जो दर्द दिया जा रहा था, वह आज सारा दर्द फूट फूट करके बाहर आ गया। आज नरेंद्र मोदी मेरठ में थे, कहने के लिए सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन किसी रैली से कम नहीं था। सरकारी कार्यक्रम को नरेंद्र मोदी रैली ही बना करके रख देते और बीजेपी के मंच की तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया। सरकारी पैसा, आपका पैसा, हमारा पैसा, टैक्स का पैसा, उसके मंच पर खड़े होकर के नरेंद्र मोदी साहब जिस तरीके से कांग्रेस को कोस रहे थे, इस तरीके से तो कोई चुनावी मंच पर भी भाषण नहीं देता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं, और बोलते बोलते आज उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने नंगी गंदी राजनीति, सिरफिरे, बेलगाम, बहुत कुछ आज नरेंद्र मोदी बोल गए। और यहां तक कि फिर टीएमसी की शरण में भी, बीएसपी की शरण में भी, फारूक अब्दुल्ला के पास में भी और डीएमके में, वहां तक भी नरेंद्र मोदी पहुंच गए। ये आखिरकार मसला क्या है? सबसे पहले आप सुनिए नरेंद्र मोदी साहब को। एआई समिट में जिस तरीके से कांग्रेस ने विरोध किया, और नरेंद्र मोदी साहब जाहिर सी बात है इसको लेकर के परेशान होंगे, लेकिन आज जैसे ही उनको मौका मिला, और मैंने कहा था आपको कि इस बात को नरेंद्र मोदी जरूर भुनाएंगे और जहां पर भी मौका मिलेगा गला साफ करने का, वो चूकेंगे नहीं। और आज मौका मिला और उसके बाद में कुछ इस तरीके से उनके मुंह से फूल बरसने लगे। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? और सबसे बड़ी बात यह है कि परेशानी या प्रधानमंत्री जी का जो दर्द था, जो आज उनकी जुबान में झलक रहा था, वो केवल एआई समिट पर विरोध प्रदर्शन जो हुआ वही नहीं था। आज जिस जमीन पर वो खड़े हुए थे, यानी उत्तर प्रदेश की जमीन पर वो खड़े हुए थे, वही उत्तर प्रदेश जहां पर अभी साल भर में चुनाव होने हैं, उसी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी हार का सामना कर चुके हैं। उसी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का एकता उनको वहां पर दिखाई दी, और इसलिए आप देखिए कि इंडिया गठबंधन में भी फूट डालने की बात नरेंद्र मोदी कहते हुए दिखाई दी है। उन्होंने टीएमसी और बाकी पार्टियों का नाम लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया। इस पर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे, लेकिन आप जरा पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ था, जब कहा गया कि उनके ऊपर हमला करने की बात हुई है, ओम बिरला साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी पर हमला होने वाला था, वो तो मैंने किसी तरीके से बचा लिया, मैंने किसी तरीके से उनको कह करके समझा दिया। आज नरेंद्र मोदी इस पर क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता सिरफिरे हो गए, बेलगाम हो गए, महिला सांसदों को भेज करके प्रधानमंत्री की कुर्सी वो कब्जा करना चाहते हैं। शायद भूल गए कि एक कांग्रेस की महिला नेता सोनिया गांधी, उन्होंने कुर्सी एक बार नहीं कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह को दे दी। शायद इस बात को भूल गए। सिर पर सिर सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे।
महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? और इसके बाद में जिस तरीके से विपक्ष एकजुट है हर मुद्दे को लेकर के, चाहे वो ट्रेड डील का मसला हो और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नरवणे साहब की किताब को लेकर के चुप्पी साध रहे हो वो मसला हो, और तकरीबन पूरा विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर भी एकजुट खड़ा हुआ है और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी होने वाली है। 9 तारीख को वोटिंग होने वाली है और इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब किसी तरीके से चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी विपक्ष अलग थलग हो जाए। यानी पहले मोदी साहब के सामने विपक्ष नहीं था, तब कहते थे कि विपक्ष नहीं है। पहली बार उनकी जिंदगी में उनको एक मजबूत विपक्ष देखने को मिला, तो आज देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आप संसद के अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, कांग्रेस को कोस रहे हैं, बाकी सबको सहला रहे हैं। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी ज्यादा हमदर्दी अगर दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर विपक्ष को लेकर के इतना ज्यादा चिंतित हैं, तो जरा वो बता दें कि भाई कांग्रेस के नेताओं को छोड़ करके बाकी देश के अंदर किसी भी विपक्ष के नेता को परेशान नहीं किया जाएगा। क्या जो शिवसेना की पार्टी तोड़ी गई वो कांग्रेस थी, वो शिवसेना थी? विपक्ष में आपको किससे दिक्कत है? ताकतवर से दिक्कत है या कांग्रेस से दिक्कत है? अब वहां पर कांग्रेस से दिक्कत नहीं थी, शिवसेना मजबूत एक गढ़ था, उसको तोड़ करके दो कर दिया। फिर एनसीपी वहां पर 2 फाड़ कर दी। तो आपने किसको किस जगह पर कहां पर निशाने पर लिया है? और अभी एनसीपी जब एक हो रही थी उस एनसीपी को भी एक नहीं होने दिया। अजीत पवार की मौत के 3 दिन बीते थे, सिर्फ 3 दिन, और किसने कहा सुनित्रा पवार को कि वो डिप्टी सीएम की जाकर के शपथ ले? आप बताइए इस बात को। किसने आखिरकार कहा होगा जब सिर्फ 3 दिन बीते थे, उनके पति की मौत हुई थी, और वो मौत भी ऐसी इतनी दर्दनाक और इतनी रहस्यमयी कि ना जाने किस तरीके से वो मौत हुई, और उस मौत के 3 दिन सिर्फ 72 घंटे बीते और आपने शपथ के लिए क्यों नहीं रोका? सुनित्रा पवार को आखिरकार क्यों शपथ लेनी पड़ी? ये सवाल तो बहुत सारे हैं। जब 13वीं नहीं हो पाई थी तब शपथ हो रही थी। तो विपक्ष से आपको दिक्कत है या विपक्ष की एकता से आपको दिक्कत है या फिर मजबूत विपक्ष से आपको दिक्कत है? और आज नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो फिर उसके बाद में वो टीवी वालों को भी ज्ञान दे गए। हालांकि टीवी वालों को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही इतना रेंग रहे हैं। लेकिन खैर, आज नरेंद्र मोदी जब मंच पर थे तो उन्होंने टीवी वालों को भी एक नया टॉपिक दे दिया कि भैया विपक्ष को और कांग्रेस को अलग अलग करके लिखना है, विपक्ष और कांग्रेस एक साथ नहीं लिखना है। एक साथ लिखने से दिक्कत क्या है, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले किसी तरीके से नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो विपक्ष की एकता है ये छिन भिन्न हो जाए तो ओम बिरला जी की कुर्सी बच जाए। वरना बड़ा मुश्किल है कि ओम बिरला साहब उनकी कुर्सी पर जिस तरीके के छींटे लग रहे हैं, उनके खिलाफ एक जोरदार विपक्ष की एकता देखने को मिलेगी। सबने किनारा कर लिया और मैं नम्रतापूर्वक देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूं, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें
तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं, और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई? क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? ऐसा करने से आप न कांग्रेस को बचा पाते हो, न कांग्रेस को सुधरने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोष है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। कायदे से अगर आप देखें तो शायद देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री रहा हो जिसने सरकारी मंच का उपयोग करते हुए इस तरीके से अपने विपक्ष को कोसने का काम किया हो। मुझे याद नहीं आता कि किसी प्रधानमंत्री ने सरकारी मंच पर खड़े होकर के, अब इससे पहले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ही थे, लोगों की याददाश्त अगर होगी तो उन तक होगी, और उससे पहले तो आप कहां उम्मीद कर सकते हैं कि लोग याद रख रहे होंगे। और अंधभक्तों को तो लगता है कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है, लेकिन शायद कोई ऐसा प्रधानमंत्री रहा हो जिसने सरकारी मंच का, इस बात को नोट करना जरूरी है कि ये कोई रैली का मंच नहीं था। आज मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया गया, ये एक सरकारी कार्यक्रम था, जो सरकार के पैसे पर यह कार्यक्रम हुआ है, लेकिन यहां इस कार्यक्रम का पूरी तरह से चुनावी रैली के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और अब यूपी में ऐसा ही होने वाला है। कोई भी उद्घाटन करने के लिए मोदी जी आएंगे। याद करिए 2024 के चुनाव से पहले क्या हो रहा था, 2019 के चुनाव के टाइम पर क्या हो रहा था। कहीं सड़क का उद्घाटन करना होता था, कई नेशनल हाईवे का 2 बार 4 बार जो उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी, ये पहले कर चुके हैं वो। तो इस तरीके से बार बार वो आएंगे और आकर के इसी तरीके का गुणगान करेंगे। एक बार प्रियंका गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी पर फिल्म बननी चाहिए। सलमान खान की फिल्म बनी थी तेरे नाम, और मोदी जी की जो है वो एक फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि इतनी बार अपना नाम लेकर के गालियां देने को लेकर के रोने वाला प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहां भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। डॉक्टर मनमोहन सिंह को खूब विपक्ष भी उस वक्त में कोसता था, लेकिन कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अडवाणी को, अटल बिहारी वाजपेयी को गद्दार नहीं कहा। लेकिन आज देखिए आप, राहुल गांधी को कभी अबोध बालक बताया जाता है, कभी कोई सुषमा स्वराज को यह नहीं कहा कि ये तो नौसखिया है, ये तो बहुत मंद बुद्धि की बच्ची है, किसी ने नहीं कहा ऐसा। जबकि सुषमा स्वराज ने तो यह भी कह दिया था कि अगर, और ये पर्सनल अटैक था, कि अगर सोनिया गांधी वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो मैं सिर के बाल मुंडवा लूंगी, ये तक कह दिया था। लेकिन फिर भी कभी पर्सनल लेवल पर सुषमा स्वराज को भी इस तरह से गालियां नहीं दी गई। आज विपक्ष को एंटी नेशनल, अबोध बालक, पप्पू, शहजादा, इस तरह के शब्दों के साथ में बुलाया जाता है।
और वो भी प्रधानमंत्री के मुंह से। चलिए कोई और नेता अगर कुछ कहता है तो समझ में आता है, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से और सरकारी मंचों पर, संसद के अंदर, क्योंकि यहां पर कोई रोकने वाला नहीं है। और एक बार विपक्ष आया, उसने अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया ओम बिरला के खिलाफ, तो देखिए साहब, अब विपक्षी एकता से भी डर लगने लगा है। कांग्रेस ही नहीं, अब केवल ये विपक्ष की एकता से भी डर लगने लगा है। और बड़ी बात यह है कि आपने सपा का नाम क्यों नहीं लिया? आपने टीएमसी का नाम लिया, आपने बीएसपी का नाम लिया, आपने डीएमके का नाम लिया, आपने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का नाम लिया, सबका नाम लिया। आपने सपा का नाम क्यों नहीं लिया? या फिर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, पता है कि उत्तर प्रदेश में वो आपके सामने है। क्या बीएसपी का नाम लेकर के उन्होंने बीएसपी को भी अपने पाले में कर दिया, या फिर यूं कहें कि बीएसपी का ज़्यादा नुकसान कर दिया? देखिए, लोकतंत्र के अंदर वाद विवाद, संवाद, आलोचना, तारीफ सब चलता है, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री को अपने शब्दों पर लगाम देनी चाहिए थी। अगर कांग्रेस ने गंदी घटिया राजनीति की तो प्रधानमंत्री उससे ज्यादा नीचे जाकर के, गिर करके और गंदी घटिया राजनीति करें, जरूरी तो नहीं है। अगर एक आदमी गिर गया है, एक आदमी गलत कर रहा है, तो आप तो कम से कम सही कर सकते थे। लेकिन खैर, नरेंद्र मोदी साहब जब मंच पर हों और जब इतने दिनों के बाद मौका मिला हो, तो फिर वो कुछ नहीं छोड़ते। और बड़ी बात यह है, आज 37 मिनट का उन्होंने भाषण दिया, तो 37 मिनट के भाषण में फिर से वो पुराने डायलॉग भी लेकर के आए। मेरी माँ को गाली देते हैं, वो बात आज दोहराई। मेरी कब्र खोदने की बात करते हैं, वो बात भी आज दोहराई। यानी कहीं पर भी अपने आप को विक्टिम पेश करने से नरेंद्र मोदी साहब चूकते नहीं है। बहरहाल, ये जनता है और ये जनता जनार्दन वो तय करेगी कि नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वो सही है, या नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वाकई एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।